कढ़ी चावल बांटने वाली चुड़ैल। जौनपुर नाम का एक गांव था जहां मई जून की दोपहरी में भयानक लू चला करती थी। गांव के लोग दोपहर में घर से बाहर नहीं निकला करते थे और ना ही कोई अपने बच्चों को घर से बाहर भेजता था। दोपहर को घर से बाहर ना जाने का कारण केवल लू नहीं था। गांव के बीच में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में दोपहर के समय एक चुड़ैल भगोना लेकर खड़ी होती थी और जंगल से कोई गुजरता तो चुड़ैल उसे कढ़ी चावल खाने को देती। जो भी चुड़ैल के कढ़ी चावल खा लेता उसे भयानक भूख लगती। चुड़ैल उस पर हावी हो जाती और फिर वो अपनी मनमाने काम कराती। गांव में सुमन नाम की एक लड़की अपनी भाभी और भैया के साथ रहती थी। सुमन को जब भी घर के कामों से फुर्सत मिलती तो वो अपने पड़ोस में रहने वाली मीना के घर पहुंच जाती और बातें करने लगती। आज जब दोपहर में 2 बजे सुमन घर लौटी तो उसकी भाभी उसे डांटने लगी। सुमन, तुमसे कितनी बार मना किया है कि दिन दोपहरी घर से बाहर मत जाया करो। तुम्हें पता नहीं क्या, यादव जी की लड़की को चुड़ैल ने कढ़ी चावल खिला दिए थे। तब से उसके घर में रोजाना कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। कभी कोई जानवर मरा मिलता है तो कभी कोई पक्षी। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अब उनकी लड़की इंसान का खून पीने की मांग कर रही है, इसलिए धोखे से भी दोपहर में घर के बाहर ना जाया करो। भाभी, मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ कि चुड़ैल मुझे अपनी कढ़ी चावल खिलाएगी और मैं खा लूंगी। मेरे अंदर भी तो बुद्धि है या नहीं। चुड़ैल के कढ़ी चावलों में से एक अजीब सी खुशबू आती है। खुशबू को सूंघकर इंसान को तेजी से भूख लगती है और वो कुछ भी खाने के लिए पागल हो जाता है, यहाँ तक कि इंसान का मांस भी। इसलिए कह रही हूँ, दोपहर में घर से बाहर मत जाना। सुमन बड़ी हो रही थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी भाभी कहीं आने जाने के लिए उसे रोके या टोके। सुमन की सहेली मीना की शादी तय हो चुकी थी। मीना को हल्दी लगने वाले दिन सुमन सुबह ही घर से चली गई। दोपहर में जब वो अपने घर लौट रही थी तो उसे गांव में कहीं दूर से आइसक्रीम वाले की आवाज सुनाई दी। बड़ी तेज भूख लग रही है। सुमन के पास 5 रुपए थे। वो आवाज का पीछा करते करते गांव के बीच में जंगल के पास पहुंच गई। भयानक लू चल रही थी और दोपहर में दूर दूर तक कोई नहीं था। यह आइसक्रीम वाला कहाँ चला गया? तभी सुमन की नाक में किसी स्वादिष्ट पकवान की महक आई। सुमन उस महक के साथ खींचती चली गई। चुड़ैल कढ़ी चावल का भगोना लिए तैयार खड़ी थी। बोल छोरी, तुझे भूख लग रही है क्या? हाँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ भी खाने को हो तो दे दो। ले, मेरे कढ़ी चावल खा। इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल तूने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। सुमन ने चुड़ैल के कढ़ी चावल खाने शुरू कर दिए। चुड़ैल उसकी थाली में कढ़ी चावल परोसती गई और सुमन उन्हें खाती गई। जब सुमन का पेट भर गया तब चुड़ैल सुमन के शरीर में प्रवेश कर गई। सुमन घर पहुंची तो उसकी भाभी उसका इंतजार कर रही थी। मीना के घर से अब आने का समय मिला है तुझे सुमन। तुम अपना मुंह बंद रखो। इतनी कड़क आवाज सुनकर सुमन की भाभी को बहुत अजीब लगा। शाम को जब सुमन के भैया घर वापस लौटे तो भाभी ने उन्हें सारी बात नहीं बताई। अब वो बड़ी हो गई है तो उसे घर के बाहर जाने पर हमेशा टोका मत करो। बड़ी हो गई है तो क्या हुआ? माँ की तरह पाला है मैंने उसे। मैं उसके भले के लिए ही तो कहती हूँ। मैं समझता हूँ तुम उसके भले के लिए कहती हो, लेकिन बड़े बच्चों को आजादी चाहिए होती है। रात में भाभी और भैया की अचानक नींद खुल गई। उनकी छत से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे उनकी छत पर कोई कुछ ठोक रहा हो। भैया और भाभी ने सुमन की चारपाई की तरफ देखा। सुमन अपनी चारपाई पर नहीं थी। निर्मला, जरा छत पर तो जाना। क्या सुमन छत पर कुछ ठोक रही है? भाभी छत पर पहुंची तो भाभी का मुंह सूख गया। पूरी छत पर मरे हुए चमगादड़ और उनका खून फैला हुआ था। सुमन चमगादड़ खाने में लगी हुई थी। छी छी सुमन, ये क्या कर रही हो? इतने चमगादड़ तुम कहाँ से ले आई सुमन? बहुत भूख लग रही है, तुझे भी खाऊंगी। सुमन ने भाभी का गला पकड़ लिया। भाभी ने तेजी से सुमन का हाथ झटका और सीधे नीचे भागी। छत पर चलकर जरा देखना तो, सुमन को क्या हो गया है? सुमन के भाई ऊपर पहुंचे और जबरदस्ती सुमन को खींचकर नीचे लेकर आए। मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लगता है इसने चुड़ैल की कढ़ी चावल खा लिए है, तभी इसे इतनी ज्यादा भूख लग रही है। हमें इसको बांधना होगा वरना इसके हाथ पैर नहीं रुकेंगे। इससे पहले कि सुमन के भाई उसे बांध पाते, सुमन ने अपने भाई को जोर से धक्का दे दिया। भाई का सिर नल से जा लगा और वे बेहोश हो गए।
सुमन ने घर में दौड़ रहे एक चूहे को पकड़ लिया और उसे खाने लगी। भाभी बहुत घबरा गई और घर से बाहर मदद के लिए भागी। गांव में कैलाश नाम का एक भगत रहता था जो भूत प्रेत और टूना टोटका में विशेषज्ञ था। निर्मला भागकर सीधे कैलाश के घर पहुंची। भगत जी, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ निर्मला, इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हो? भगत जी, मेरी ननद पर चुड़ैल चढ़ गई है। उसने मेरे पति को घायल कर दिया है। जल्दी चलिए, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। भगत ने एक उस्तरा उठाया और निर्मला के साथ चल दिया। भगत जी, आप अपने साथ उस्तरा लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि चुड़ैल की शक्ति उसके बालों में होती है। निर्मला और भगत जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर चूहों का ढेर लगा हुआ है। सुमन बेहोश पड़े अपने भाई की तरफ हंसिया लेकर बढ़ रही थी। तभी भगत ने पीछे से सुमन के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ते ही चुड़ैल भगत के कब्जे में आ गई। भगत ने उस तरह से सुमन के सारे बाल उतार दिए और उसे गंजा कर दिया। जब सुमन सामान्य हो गई, निर्मला पानी के छींटे मारकर अपने पति को होश में ले आई। क्या हुआ भाभी भैया, मेरे बाल क्यों काट दिए और ये भगत जी घर पर क्यों आए हैं? तुमने चुड़ैल के कढ़ी चावल खा लिए थे, इसलिए ये सब हुआ है। मैं ऐसे बिना बालों के नहीं रह सकती। अब बाल जब तक बड़े ना हो तब तक इंतजार करना पड़ेगा और वहाँ जाकर कढ़ी चावल खाओ। मैं तो मना कर करके थक गई। दोपहर में घर से बाहर कभी न जाना, अब भुगतो। उस दिन के बाद सुमन ने कान पकड़ लिए कि वो दोपहर में किसी भी कारण घर से बाहर नहीं जाएगी। पंचमढ़ी एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां 12 महीने सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ एक से बढ़कर एक शानदार होटल हैं। इन्हीं में सेठ दीनानाथ का मयूरी होटल भी है। होटल के सामने सुल्तान का एक छोटा सा ढाबा है जहां सुल्तान कबाब पाव बेचकर अपना घर चलाता है। दीनानाथ इस ढाबे को हर हाल में अपने होटल के सामने से हटाना चाहता है, लेकिन वो ढाबा हटाने में सफल नहीं हुआ। इसी बीच सुल्तान की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सुल्तान की मौत से उसका परिवार परेशानी और दुख में आ जाता है। आप हमें मझधार में छोड़कर चले गए, अब ये घर कैसे चलेगा? बेटे की परवरिश कौन करेगा? पापा कबाब पाव बेचकर घर चलाते थे, अब मैं दुकान पर बैठूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ढाबा चलाऊंगी। कल से मैं कबाब पाव बेचूंगी। सुल्तान का ढाबा 3 दिन के बाद फिर खुलता है और ढाबे में कबाब पाव बनकर बिकने लगते हैं। ग्राहकों में एक गुंडा है जो दीनानाथ का भेजा हुआ है। ये गुंडा ढाबे में तोड़फोड़ करने लगता है। हिना उस गुंडे को रोकने की कोशिश करती है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा ढाबा क्यों तोड़ रहे हो? तुम अपना ढाबा यहाँ से हटा लो, ये होटल के सामने अच्छा नहीं लगता। दीनानाथ का गुंडा ढाबे में तोड़फोड़ करने लगता है। अचानक डरी हुई हिना में ताकत आ जाती है और वो गुंडे का मुकाबला करती है और उसे मारकर भगाती है। सेठ दीनानाथ जो अपनी गाड़ी में छुपकर बैठा है, ये देखकर हैरान होता है। दीनानाथ के गुंडों की अक्ल ठिकाने लगाकर हिना अपने घर आती है। अम्मी, आपने तो आज कमाल कर दिया। गुंडों की क्या गजब धुलाई की है, मजा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की हीरोइन विलेन को पीट रही हो। हाँ बेटा, मैं भी ये सोचकर हैरान हूँ कि उस समय मेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। आज अब्बू होते तो और मजा आता। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे तुम्हारे अब्बू उस समय मेरे साथ थे। तभी सुल्तान की आत्मा वहां प्रकट होती है, जो सिर्फ हिना को दिखाई देती है, बेटे को नहीं। सुल्तान की आत्मा हिना से कहती है, तुमने सही पहचाना हिना, उस समय मैं तुम्हारे साथ ही था। आप यहाँ? हाँ, मैं सुल्तान की आत्मा हूँ। हिना, जब दीनानाथ के गुंडे ने ढाबे पर हमला किया और तुम डर गई, तब मैं तुम्हारे शरीर में समा गया था। इसका मतलब मेरे अंदर जो ताकत थी वो आप ही थे? हाँ, आज से मैं हमेशा
तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन आपका तो एक्सीडेंट हो गया था। मेरे एक्सीडेंट और मौत का भी एक रहस्य है। ये सब कुछ मैं समय आने पर बताऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और बेटे का भी। सुल्तान की आत्मा गायब हो जाती है। हिना भावुक होकर उसे इधर उधर देखती है। सुल्तान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अम्मी, आप किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं बेटा, किसी से नहीं, बस तुम्हारे अब्बू की याद आ रही थी। हिना अब सेठ दीनानाथ से टकराने का मन बना लेती है। निडर होकर अपना ढाबा खोलती है। सेठ दीनानाथ हिना की हिम्मत देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दीनानाथ एक तांत्रिक से मिलता है और अपनी सारी कहानी बताता है। तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र की तैयारी के साथ सुल्तान के ढाबे पर आता है। ये ढाबा अपशगुन है, इस बस्ती के लिए मनहूस है। इसे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बाबा, इस ढाबे से मेरा घर चलता है, ये किसी के लिए मनहूस कैसे हो सकता है? मैंने अपनी शक्ति से देख लिया है, इस ढाबे में आत्मा का साया है। मैं इसे अभी अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर उस ढाबे पर जल छिड़कता है। ढाबे में आग लग जाती है। हिना घबराकर अपने पति को याद करती है। पति की आत्मा प्रकट होकर ढाबे की आग बुझाती है। तांत्रिक आत्मा को देखकर तुरंत उस पर जल छिड़कता है। आत्मा और तांत्रिक के बीच जादुई लड़ाई होती है। आखिर में तांत्रिक उस आत्मा को अपने काबू में कर लेता है। मैंने कहा था यह आत्मा का साया है। देखो, मैंने इसे पकड़ लिया है। मुझे इंसान से आत्मा सेठ दीनानाथ ने बनाया है। क्या मतलब? मेरा ढाबा सेठ दीनानाथ की आंखों में शुरू से ही खटक रहा था। उसने मुझे यहां से हटाने की बहुत कोशिश की। जब मैं नहीं माना तो उसने अपने गुंडों से मेरी हत्या करा दी और एक्सीडेंट का नाम दे दिया। क्या तुम सच बोल रहे हो? तांत्रिक, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि दीनानाथ ने मुझे मारा है। फिर भी तुम मुझे झूठा समझते हो तो मेरे ढाबे को उजाड़ दो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पत्नी और बेटे की हत्या करनी होगी, क्योंकि इस ढाबे के उजड़ने के बाद उनका जीवन भी उजड़ जाएगा। दीनानाथ ने मुझे अंधेरे में रखा है। मैं किसी निर्दोष को नहीं मार सकता, चाहे वो आत्मा ही क्यों ना हो। क्या सचमुच तुम मेरे ढाबे का नुकसान नहीं करोगे? नहीं, आज से मैं तुम्हारे ढाबे की रक्षा करूंगा। अब तुम्हारी पत्नी निश्चिंत होकर यहाँ कबाब पाव बेच सकती है। शुक्रिया बाबा, एक आत्मा का दर्द समझने के लिए आपका शुक्रिया। तांत्रिक बाबा सुल्तान के ढाबे की रक्षा का आश्वासन देकर वहां से चला जाता है। तांत्रिक बाबा के आशीर्वाद और गांव वालों के सहयोग से सुल्तान का ढाबा पहले से ज्यादा चलने लगता है। सुल्तान की आत्मा का रहस्य खुल जाता है, इसलिए अब ये ढाबा भूत के कबाब पाव के नाम से मशहूर हो जाता है। दूर दूर से लोग भूत के कबाब पाव खाने आने लगते हैं। भूत के कबाब पाव अब पचमढ़ी की पहचान बन जाते हैं। देर रात का वक्त है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के अलावा अब कोई नहीं है। सब लोग एक शांत रात काटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रात का तकाजा कुछ और ही है। इंस्पेक्टर साहब, हवलदार, बचाओ हमें, हमें बचाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ हमें अभी। बचाओ। अरे ये क्या? कौन है ये दोनों? हमें बचाओ। हम अपने सारे गुनाह कबूल करते हैं, लेकिन हमें बचाओ। इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस ऑफिसर उनको देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ऐसे तो सिर्फ फिल्मों में ही होता था,
कि गुनहगार खुद बोले कि मुझे जेल में डाल दो। इंस्पेक्टर ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम और तुम्हें हुआ क्या है? हवलदार, जल्दी से हॉस्पिटल फोन करो, जीप निकालो, बोलो कि हम आ रहे हैं। इंस्पेक्टर, हमें जेल में डाल दो, हम बेल पर छूट जाएंगे। हाँ, हम बेल पर छूट जाएंगे, बस हमें जेल में डाल दो, हमें सरकारी खर्चे पर एम्स भेज दो। उन दोनों की बात सुनकर इंस्पेक्टर और हवलदार को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो उन दोनों को देखते ही रह गया। इंस्पेक्टर! संजू और राजू दोनों इंस्पेक्टर के पैरों पर फिर से गिर जाते हैं, लेकिन इस बार उठते नहीं हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार उन्हें टच करते हैं और देखते हैं कि वो मर गए हैं। ये तो मर गए। कौन है ये दो? और इन्हें अगर कुछ तकलीफ थी तो अस्पताल क्यों नहीं ले गए? यहाँ क्यों आए? ये देख पुलिस स्टेशन में सब लोग बहुत चक्के से रह गए थे। आखिर कोई खुद पुलिस स्टेशन में आकर अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा? साहब, ये तो संजू और ये राजू लगता है। अभी 2 महीने पहले तो हमने इन्हें पकड़ा था, बेल पे थे दोनों, वो आर्मी ऑफिसर के घर की चोरी के मामले में। उसका प्रेशर तो मुझे आज भी याद है। अच्छा हुआ वो ऑफिसर बच गया, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस भले आदमी की तेरवी होने के लिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाके हॉस्पिटल को खबर दो। इन लोगों ने जीते जी तो नाक में दम कर रखा था, अब मर के क्या करतब करेंगे क्या पता। रात को जो पुलिस स्टेशन में हुआ उससे इंस्पेक्टर चकित तो था, लेकिन उसे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया उससे तो उसका माथा ही ठनक गया। आपके गुनहगारों की मौत ट्रूली शॉकिंग है। ना मैंने ऐसी मौत कभी देखी है और शायद ही मैं फिर से कभी देखूंगा। क्या मतलब डॉक्टर साहब? इनकी मौत मांस खाने से हुई है। ऐसा वैसा मांस नहीं, इंसानी मांस, और वो भी कच्चा। क्या? कच्चा इंसानी मांस? ऐसा कैसे हो सकता है? You mean cannibals? जी हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने पहली बार कच्चा मांस खाया था। इंसानी मांस तो दूर की बात है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये दोनों शॉक और हार्ट अटैक से मरे हैं। हो सकता है कि कच्चा इंसानी मांस खाने से इनको शॉक लगा हो। डॉक्टर प्लीज, जब तक हम इसकी पूरी तरह से तहकीकात नहीं कर लेते किसी को डिस्क्लोज मत करो। इस शहर को मैन ईटर की जरूरत नहीं है। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अपनी रिपोर्ट में ये सब नहीं लिखूंगा, लेकिन जान लीजिए आपके चहीते शहर में अब कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आप ही रोक सकें। इंस्पेक्टर ने जो सुना उससे वो चकित तो हो गया, लेकिन इन सब के पीछे क्या राज है ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ महीनों पीछे। देर रात है। संजू एक चोरी की हुई गाड़ी तेजी से चला रहा था। उसके साथ राजू, उसका दोस्त और दूसरा चोर भी है। अरे यार संजू, आज तो हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अरे किसे पता था कि उस बुड्ढे के घर पे इतना पैसा होता है? चल भाई, 2-3 महीने के लिए आराम हो गया। अरे भाई, आजकल इन बुड्ढों के पास इतने पैसे होते हैं, जवानों का पैसा तो EMI और क्रेडिट कार्ड्स बिल भरने में ही चला जाता है। इसीलिए बोलता हूँ, उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, सीनियर्स ही सीनियर्स और पैसा ही पैसा। भाई अब तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। थोड़ा 3-4 महीने तो अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार पूरी तरह तो फंसे नहीं, लेकिन बुड्ढा मानेगा भी नहीं, पुलिस केस तो जरूर करेगा। यार देख, पिछली बार जो हुआ वो मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन उस आर्मी ऑफिसर ने हमारा चेहरा देख लिया था और फोड़ भी दिया था। तेरे को भी लगी थी ना? अरे इसीलिए उसका खून करना पड़ा। अच्छा, खून करना पड़ा? और वो लड़की, उसका क्या था? उसको क्यों मारा? उसने तो हमारा चेहरा भी नहीं देखा था। अब देख, सबसे पहली बात, अदालत में ये प्रूव नहीं हुआ कि हमने उसे मारा, और दूसरी बात, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसका घर देखा था, चारों ओर CCTV कैमरास, एक भी पुलिस के हाथों लग जाता तो हमारी शामत थी, शामत, समझा? हम बच गए ये समझ कि पुलिस की नजर पड़ने से पहले ही हमने उस लड़की और कैमरास दोनों को गायब कर दिया। हाँ, और अदालत ने तो हमको बेल भी दी थी।
वो लॉयर ने क्या बोला था? हाँ? अरे विक्टिमलेस क्राइम। हाँ, विक्टिमलेस क्राइम। उसको क्या मालूम कि रोड एक्सीडेंट भी होते हैं। गुनहगार अपने गुनाहों की जब प्रशंसा करने लगे तो समझना चाहिए कि उसका अंतिम वक्त आ चुका है। अरे हरामखोर, देख के चला ना। अरे वो जवान लड़की को मार देने का मजा ही कुछ और था। किसी आदमी को मारते हैं तो वो झगड़ा मारामारी करता है, लेकिन वो लड़की तो मुझे छोड़ दो बोलते बोलते थकी नहीं, और तुमने उसका गला काट दिया। हाँ, बिल्कुल जैसे कोई कसाई मुर्गे का गला काट देता है। हाँ, और क्या मुर्गी थी वो। देख, अपनी फ्रेंड है वो सोशल नेटवर्क पर। तू पागल हो गया क्या? जिसका खून किया उसका सोशल मीडिया पर तू फ्रेंड है? अरे केस तो चलता रहेगा, लॉयर को क्या मालूम कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। तू फोटो देख, फोटो क्या कड़क माल है, देख देख। अरे यार वो सब छोड़, अभी भूख लगी है, कहीं खाना खिला दे यार। अब तू बोल रहा है कि अंडरग्राउंड हो जाना पड़ेगा, तो क्या पता मुंबई का खाना कब नसीब हो। हाँ वो तो है भाई। चल, एक नया चाइनीज का ठेला खुला है, वहीं जाते हैं। अरे कल सुबह की टिकट खरीद कर गाँव चले जाएंगे। संजू और राजू को भूख तो लगी है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो उनके साथ अब होने वाला है वो शायद हर गुनहगार को गुनाह करने के पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। आओ साहब, आओ, चांदनी चाइनीज में आपका स्वागत है। बोलिए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? नूडल्स, सेजवान के चाउमीन? अरे राजू, नया चाइनीज का ठेला खुला था ये मालूम था, लेकिन इतना सुंदर है साला ये नहीं मालूम था। ए साहब, ठेला मत बोलो, दिखता नहीं है। यहाँ बैठने की जगह है और वहाँ लेटने की जगह है। ये ओपन एयर रेस्टोरेंट है चांदनी का, और बहुत जल्द 5 स्टार होटल भी खोलूंगी मैं। हाँ, खोल लेना, जरूर खोल लेना, लेकिन पहले आज हमें कुछ खिला तो दो। जरूर, आइए बैठिए ना। वो 2 चोर आके बैठ जाते हैं और चारों ओर की चकाचौंध देखकर उनके मन में एक ही ख्याल आता है। अरे भाई, अभी खुला है और देख कितना आलीशान है। लगता है बहुत पैसा होगा इनके पास। लगती तो अकेली है, एक आध वेटर होगा और अंदर एक कुक होगा, और क्या 4 जन और हम माला माल। अरे वो सब बाद में देखते हैं, अभी बहुत भूख लगी है, पहले वो कर लेते हैं। हाँ? आपकी चॉइस तो हमें बाद में मालूम पड़ेगी, पहले ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री डिश तो टेस्ट कीजिए। खाइए जनाब, ये है हमारा फेमस चाउमीन, और बताइए कि आपको कैसा लगा ये डिश। अरे ये क्या भद्दा टेस्ट है, ऐसे चाइनीज बनाता है कोई? छी, मुझे तो लगा ये बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट होगा। ये क्या बकवास टेस्ट है यार। माफ कीजिए साहब, शायद ये डिश किसी और के लिए बना था और आपने खा लिया। अरे ये क्या मजाक है, तुमने तो बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डिश है, और अब बोल रही है कि ये किसी और के लिए बना था। हाँ सर, किसी और के लिए बन रहा था, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ गई। जैसे मैं अपने पैसे गांव भेजने के लिए तैयार कर रही थी और तुम लोगों ने उनको चोरी करके मुझे मार दिया। कहाँ भाग रहे हो? अभी तो तुमको सब कुछ अच्छा लग रहा था, अब क्या हुआ? हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। अरे हाँ, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। माफी? मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? तुम्हें तो बेल मिल ही गई ना, तुमको किस चीज का डर? हाँ, हम लोगों को बेल मिल गई, हमें अभी जाने दो। पता है, तुम 2 टक्के के चोरों ने जब मेरे घर पे चोरी की और मैं अपने माँ बाप को पैसे नहीं भेज सकी, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। और क्या नसीब है,
जिस गाड़ी में मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए गांव जा रही थी, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। उस दिन से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ कि तुम मिलो तो पूछूं। तुम्हारे एक चोरी करने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। कहाँ का है ये विक्टिमलेस क्राइम? संजू और राजू को अब समझ में आता है कि उनके गुनाहों ने उन्हें अब पकड़ लिया है। वो बिलबिलाने लगते हैं, लेकिन चांदनी की आंखों में रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर तुम यहीं मरना नहीं चाहते तो ये कच्चा गोश्त खाओ और जाओ पुलिस स्टेशन में सब बयान कर दो, वरना ये तो तय है कि मेरे होटल में और 2 भूत आ जाएंगे अभी इसी वक्त। हम खाएंगे, हम यही खाएंगे, हमें जाने दो। इस तरह उस चुड़ैल ने संजू और राजू को पूरी रात इंसानी मांस खाने पर मजबूर कर दिया। वो 2 तो वहां से जैसे तैसे निकल गए,